नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलकराज शर्मा। आज हम बात करेंगे अपने विशेष कार्यक्रम जो हमने चलाया हुआ है, हमको पूछेंगे नहीं। आज हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रोमी सिंह ठाकुर जी। रोमी सिंह ठाकुर जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी। रोमी जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे जो आपने एक अपना स्वर्ण मोर्चा बनाया था, उसके बारे में। जो आपने जो हिमाचल में एक बाद में इसको एक पार्टी के रूप में रूप दिया, तो इसमें आपको शुरू में क्या समस्या है? जैसे अब स्वर्ण मोर्चा था, उससे पहले क्षत्रिय संगठन के नाम से भी आप इसको चला रहे थे, तो इसको बनाने में क्या दिक्कतें हैं? थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इसमें क्या दिक्कतें हैं, उसके बारे में थोड़ा विशेष चर्चा कर देंगे। तिलक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक जी, बात आती है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उदय की जन्म की। देवभूमि क्षत्रिय संगठन हमारी आन बान और शान है। उसके साथ पहले देवभूमि क्षत्रिय संगठन जैसे पहले चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है और आगे भी मजबूती के साथ वो समाज के लिए चलता रहेगा। स्वर्ण मोर्चा उसका एक अंग था जो हमने क्षत्रिय समाज के साथ अन्य जो हमारे वर्ग हैं स्वर्ण समाज में उनको साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने उसको गठन किया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन एक स्वर्ण समाज के एक बहुत बड़े महाआंदोलन से हुआ। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा हमेशा से स्वर्ण समाज के लिए आज तक लड़ता है। 10 दिसंबर का दिन देख लीजिए, 16 मार्च का दिन देख लीजिए, उससे पहले पद यात्रा, शव यात्रा, फिर बहुत सारे आंदोलन, चाहे मुख्यमंत्री के घेराव के आवास का घेराव हो, सचिवालय का घेराव हो, विधानसभा का घेराव हो, तो देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने हमेशा से इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले स्वर्ण समाज को सही दिशा की ओर ले जाने का हमेशा प्रयास किया है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जब जन्म हुआ एक आंदोलन से हुआ, तो 24 दिन जेल में रहे, जेल यात्रा की। तो जेल यात्रा से आने के बाद भी ये देखने में आया कि हमारे जितने भी स्वर्ण समाज के नेता है, चाहे वो भाजपा में है चाहे वो कांग्रेस में है, वो उनका 1% भी चिंतन हमारे स्वर्ण समाज के लिए नहीं है। स्वर्ण आयोग की मांग, उसके लिए आंदोलन, उसके लिए लड़ाई देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने ही शुरू किया और देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा ही उस आयोग के मुद्दे को लेकर अभी तक लड़ रहा है। जब भाजपा कांग्रेस में बैठे जो 48 लोग हैं, 48 विधायक टोटल है 68, ये तो 68 विधायक हैं जो 3 शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और 17 SC में आते हैं। वोट हमारे समाज के लोगों ने भी उनको दिया। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र का वोट कास्ट अगर आप देखेंगे तो वहां की जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो हमारे जनरल कैटेगरी की ज्यादा है। जब बात हमारे समाज के लिए आई तो जो वो विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे उन्होंने हमारे बारे में कोई बात नहीं उठाई। 48 हमारे बैठे वो है नहीं है वो एक बराबर, जिनका मुंह तोड़ जवाब अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में रहने वाला स्वर्ण समाज वोट की चोट के माध्यम से महाआंदोलन के तौर पर इन नेताओं को देने वाला है। तो राष्ट्रीय देवभूमि सरकार ने आपकी मांग भी मानी, स्वर्ण योग का गठन भी कर दिया था, उसकी घोषणा भी हो गई थी, नोटिफिकेशन भी जारी हो गई थी। फिर उसमें क्या बना? वो स्वर्ण योग का गठन हुआ कि वो बीच में कहाँ रुक गया मुद्दा? क्या कारण रहे उसके? तिलक जी, कहाँ बना स्वर्ण आयोग? सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी, हम बना रहे हैं। आपने कौन से नेता की स्टेटमेंट सुनी? मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट थी कि हम विधानसभा में हम पारित कर देंगे, स्वर्ण योग को हम बनाएंगे। कब थी स्टेटमेंट? जब पीछे इनका 10 दिसंबर 10 दिसंबर के बाद जब मुख्यमंत्री ने 3 महीने का समय लिया और 3 महीने के समय लेने के बाद जो बजट सत्र हुआ 23 फरवरी को एक 4 कागजों का शगुफा छोड़ा गया। नोटिफिकेशन है 4 कागज। कहाँ पर कौन से विधायक ने, कौन से मंत्री ने या समय मुख्यमंत्री ने कहाँ आके ये बोला जनता के सामने कि 62 लाख लोगों का मुद्दा, 62 लाख लोगों का मुद्दा। आज ये अगर सिलाई मशीन भी किसी को बांटते हैं तो उसके भी ये ढोल पीटने लग जाते हैं। तो 62 लाख लोगों के भविष्य का सवाल कहाँ पर एक विधायक सामने आया, एक मंत्री सामने आया या मुख्यमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज की सबसे बड़ी मांग को हमने पूरा किया? कोई भी तो सामने नहीं आया। छल कपट करने के लिए आए थे और वो छल कपट इनके लिए महंगा पड़ गए। लोगों के साथ धोखा, आज तक हमारे समाज के साथ धोखा, छल कपट, अन्याय करते ये लोग आए हैं और वही ये दोबारा करने की सोच लेकर आए थे। वो इनका चलन है, इनके ऊपर भारी पड़ा। और ये जो अभी 2022 का चुनाव आ रहा है, जो सीधे सीधे स्वर्ण समाज वर्सेस भाजपा कांग्रेस होने वाला है, उनमें इनकी जड़ें उखाड़ के फेंकते हैं।
कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने बहुत जल्दी कर दी पार्टी बनाने में, अभी तो टाइम था, आंदोलन चल रहा था, सरकार भी झुक रही थी, अगर थोड़ा जल्दबाजी में इसका फैसला लिया गया कि एक पार्टी का गठन किया गया। कुछ लोग इसलिए जुड़े थे आपसे, वो सोचते थे कि ये जो स्वर्ण समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, आपका कोई राजनीतिक हित नहीं होगा। कुछ लोग इससे आपसे पीछे भी हटे होंगे, आपको भी लगता होगा कि कुछ लोग अन्य दलों से भी आपसे जुड़े थे, जैसे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उन विचारधारा छोड़ के आपके साथ जुड़े थे, फिर वो अब लोग वापस हट चुके हैं अपनी विचारधारा पे। ये राजनीतिक रूप में पार्टी राजनीति का रंग ले चुकी है, इसके बारे में क्या कहना है? फिरोज जी, एक सीधी सी बात में आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हीं लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन या स्वर्ण मोर्चा या रुमित सिंह ठाकुर अपने मुद्दों से कहां पे 1% भी हटा है? जिगरा चाहिए, दम चाहिए, नियत चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी बना के एक समाज को समर्पित करना। जो लोग भाजपा, कांग्रेस से या कहीं से जुड़े हैं या जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जब वो राजनीति की बात करते हैं तिलक जी, वोट बैंक सबसे पहला सवाल होता है। वोट बैंक कि हमने सभी का वोट लेना है। हमने तो राजनीतिक पार्टी बना के सीधा स्वर्ण समाज को हमने समर्पित कर दी। कौन करता है तिलक जी? कौन करता है? आपने स्वर्णों के नाम पर पार्टी बनाई, स्वर्ण हितों की रक्षा के लिए। आप जो ये आरक्षित क्षेत्र है, इसमें उम्मीदवार कैसे उतारेंगे? जब आप स्वर्णों के लिए लड़ रहे हैं तो ये दलित उम्मीदवार कैसे मिलेगा? वो कैसे आप विचारधारा को आपकी ये सपोर्ट करेगा? इसके बारे में क्या कहना है? आपको एक 17 आरक्षित अनारक्षित क्षेत्र मैं आपको उसी बारे में एक बात बताता हूँ कि कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजन है कि ये तो स्वर्ण मोर्चा है या स्वर्णों की पार्टी है, इससे कैसे उम्मीदवार दिए जाएंगे पूरी विधानसभा क्षेत्रों में? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसको जस्टिफाई, इस बात को क्लियर किया जाए कि ये कैसे होगा, ये कैसे संभव होगा? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी स्वर्ण समाज को समर्पित पार्टी है। पहली बार आप हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पार्टी स्वर्ण समाज के लिए बनी, और जब बनी है तो बुलंदी के साथ आगे बढ़ेगी, टंकी की चोट पे आगे बढ़ेगी। जहाँ पर ये सवाल आता है तो मुझे लगता है कि आप शायद आप बाई कास्ट का ब्राह्मण है, मैं राजपूत। हमने आज तक कभी किसी के अधिकारों का विरोध किया? हमने तो आज तक हमारे खिलाफ एट्रोसिटी पे अध्यादेश लाया गया, हमने विरोध किया। हमारे खिलाफ जातिगत नीतियां, योजनाएं लाई गई, हमने विरोध किया। 51 सालों में अगर आप ही अपने बारे में सोचें कि आपने 51 सालों में अपने समाज के लिए क्या मांगा, और अपने समाज के लिए मांगते हुए किसी वर्ग का आपने विरोध किया? नहीं किया हो, क्योंकि हमने 51 सालों में इस प्रदेश में अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। जो भी मिलता रहा वो अन्य वर्गों को मिलता रहा। और आज अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण पर अगर आप आकर बात करें, राजनीति पर अगर आप आकर बात करें, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक ही वर्ग का तो छत्रराज है, एक ही जाति का तो, अनुसूचित जाति में एक ही जाति का तो छत्रराज है। वही लोग तो आज तक हमेशा अपने हाथ में प्रभुत्व, सांसद उनके, विधायक उनके, आईएएस उनके, आईपीएस उनके, एचएएस उनके, एचपीएस उनके, अन्य डिपार्टमेंट्स में सारे के सारे अधिकारी उनके। जो अन्य वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग में जो एक निचला तबका है, जिसको हमेशा वोट बैंक का माध्यम बनाया गया, जिसको हमेशा एक भीड़ का हिस्सा समझा गया, उसको कौन लेकर आया आगे? यहाँ पर हम स्वर्ण समाज की बात करते हैं, साथ में जाति का मैं राजपूत हूँ, आप जाति के ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों ने हमेशा सारे के सारे समाज की हम लोगों ने बात हमेशा से करी है, मान सम्मान दिया है। हिमाचल प्रदेश में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा से, एक मिनट, हमारे हिमाचल प्रदेश में 48 विधायक बैठे, 48 राजपूत और ब्राह्मण। अन्य वर्गों के लिए कोई भी नीतियां बनी, योजनाएं बनी, इन 48 विधायकों ने बनाई। हमारे लिए कुछ नहीं बनाया इन्होंने, हमारे लिए इनका मुंह भी नहीं खुला, एक बार मुंह में दही जमा कर बैठे रहे, लेकिन अन्य वर्गों के लिए इन्होंने सब कुछ बनाया। तो इसलिए जो 17 विधानसभा, एक मिनट, 17 विधानसभा मुख्यमंत्री जो भी रहा, या तो ब्राह्मण रहा या राजपूत रहा, कोई 80 स्तर मुख्यमंत्री रहा, ये भी इनका कहना है कि ऐसा भी कभी न रहा कि राजनीति में राज ब्राह्मणों और ठाकुरों ने किया है। मुख्यमंत्री आज तक जो भी रहा है, नहीं तो कोई दलित नहीं रहा है। आप ले आइए, बोले जयराम ठाकुर जी को, बोलिए कांग्रेस वालों को ले आइए। हमने कब मना किया? हमने कब मना किया? आज तक जो ये लोग बात करते हैं कि हाँ जी इनका ही रहा है, तो उन्हीं का तो आज तक शिमला लोकसभा में 70 साल से सांसद उनका रहा है। आज तक हमेशा आप प्रसाद देख लो, रेणुका जी देख लो, पर कसौली देख लो, हमारे शिमला की विधानसभा देख लो, और जितनी रिजर्व विधानसभा है, उन्हीं के तो सारे के सारे विधायक रहे हैं आज तक।
और किसके रहे? अन्य जातियों को तो इन्होंने सिर्फ हमेशा वोट बैंक का हिस्सा बना के रखा। अगर आज रोमित सिंह ठाकुर खड़ा है तो उन जातियों के साथ भी खड़ा है, उन वर्गों के साथ खड़ा है जिनको आज तक वोट बैंक का हिस्सा माना गया, जिनके अधिकारों का आज तक हनन किया गया, जिनको मात्र वोट बैंक के नाम पर प्रयोग किया गया। रोमित सिंह ठाकुर उनके साथ टंके की चोट पे खड़ा है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उनके साथ टंके की चोट पे खड़ी है। 17 विधानसभा सीटों की बात आती है तो 17 विधानसभा सीटों पर हम उन लोगों को चुनाव लड़ाएंगे जिनको आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं, जिनके हाथों में आज तक कभी नेतृत्व गया नहीं, वो लोगों को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं ना तिलक जी। हमेशा से दूसरों के अधिकारों की बात करते आए, हमारे अधिकारों की बात किसने करी है? स्वर्ण समाज को समर्पित पार्टी है, निश्चित तौर पर स्वर्ण समाज आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? जी देखिए, बात मुख्यमंत्री के, ये तो एक बड़ा ऐसा सवाल है आपने पूछा है कि कौन चेहरा होगा कौन चेहरा नहीं होगा। तो अभी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी चल रही और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री का दावेदार होगा वो हमारी पार्टी के लोग तय करेंगे। विधायक जीतने दीजिए और सरकार में आने दीजिए, तय करेंगे। आजकल बाजार में चर्चाएं हैं कि आपकी और मदन ठाकुर की बिल्कुल बढ़ रही है, उसके बारे में क्या कहना है? मदन ठाकुर जी आपको सलाह दिखाई देते हैं? मैं किसी भी नाम को ऐसे कंसिडर नहीं करता, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, बाय नेम पूछा है, तो मैं आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये कार्रवाई ये लड़ाई है। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम के लोग आएंगे और भी नाम के लोग आएंगे, बहुत सारे जाएंगे। लड़ाई कभी किसी के आने और जाने से रुका नहीं करती। ये रणभूमि, बहुत सारे शहीद भी होते हैं, बहुत सारे मैदान छोड़कर भी भागते हैं। जो मैदान छोड़कर भागने वाले लोग होते हैं उनके मैदान छोड़कर भागने से कभी भी लड़ाइयां नहीं रुका करती। आज किसके साथ बने ना बने, ऐसे हमारे और उन जैसे हमारे लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता हैं और सब एक बराबर एक समान। आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर विधानसभा के इलेक्शन लड़ेगी? आपकी पार्टी में क्या मुद्दा? राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी निश्चित तौर पर स्वर्ण समाज को समर्पित पार्टी है। समानता के अधिकार का मुद्दा लेकर हम इस चुनाव में उतर रहे हैं और समानता के अधिकार में बहुत सारी चीजें आती हैं। समानता के अधिकार में हमारे कर्मचारी आते हैं, हमारे किसान आते हैं, हमारे स्टूडेंट आता है, हमारा यूथ आता है, हमारी महिलाएं आती हैं, हमारे बागवान आते हैं, हर वर्ग का व्यक्ति हमारा उसमें आता है। सबसे पहला मुद्दा हमारा समानता का अधिकार है। नंबर 2 पे स्वर्ण आयोग गठन की जहां पर मांग आती है तो हमने कहा है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के विधायक बनकर जीतकर हमारे विधानसभा में जाएंगे तो जो वादा हमने किया है कि कानून के तौर पर इस स्वर्ण आयोग को लागू करेंगे तो वो हम स्वर्ण आयोग को लागू करेंगे। तीसरी बात ये आती है कि जहां पर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में बात आती है कि हमारे लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा लगाने के लिए सरकार के द्वारा मुआवजा राशि दी जाती है, हम वो मुआवजा राशि हम लोग निश्चित तौर पर उसको समाप्त करेंगे। जहाँ पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि की बात आती है कि हमारे राजपूत ब्राह्मण वैश्यों की बेटियों को भगाने के लिए, उनके साथ शादियां करने के लिए, जबरदस्ती उनके साथ शादियां करने के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसको हम निश्चित तौर पर हम समाप्त करेंगे। जहाँ पर शिक्षा की बात आती है, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपका पर्यटन की दृष्टि से हम लोग हिमाचल प्रदेश को देखें, हम विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को देखें, हम रोजगार की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को देखें तो निश्चित अभी 1-2 दिन के अंदर हमारा जो पैम्फलेट है वो हमारा रिलीज होने वाला है। हमने इसमें मुख्यतः विशेष तौर पे बहुत सारे मुद्दे, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे आउटसोर्स है, चाहे करुणामूलक है, चाहे OPS है, NPS है, सभी के सभी वर्गों के लिए हमने इसमें बात करी है। और जहां पर हमारे पंचायत प्रधान, उप प्रधान और हमारे वार्ड सदस्य आते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने निश्चित तौर पे हम लोगों ने इसमें बात करी है। क्योंकि मुझे देखने में आया कि अभी हमने जो पिछले पैम्फलेट में हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा दिया था पंचायत प्रधान और उप प्रधान और वार्ड सदस्य को लेकर कि हम जो पंचायत प्रधान है उनका जो मानदेय है, मानदेय को बढ़ाकर उसको 10,000 रुपया करेंगे। दूसरा कि जो हमारे उप प्रधान है उनके मानदेय को बढ़ाकर हम लोग 6500 रुपया करेंगे। तीसरा जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य के मानदेय को बढ़ाकर हम 1500 रुपये करेंगे। वो बहुत सारी पार्टियां इस मुद्दों को उठाने लग गई हैं। अब और पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अब उन्होंने अपनी घोषणाएं कर दी है कि हम इतना यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई बुरा महिलाओं को हर महीने इतने पैसे देंगे। तो आप इन चीजों को कैसे लेकर चलते हैं? आपकी पार्टी कुछ ऐसा करेगी फ्री का आप भी दोगे? जी देखिए, सीधी सी बात है, ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश की और देवभूमि के देवी देवताओं के आशीर्वाद से उदय हुई ये पार्टी। ये फ्री की किसी भी योजना का ना हम समर्थन पहले करते हैं और न
आगे आने वाले समय में ना हम फ्री की योजनाओं का समर्थन करेंगे। ये लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इस प्रदेश को बर्बाद करने के लिए ये जो भाजपा, कांग्रेस या कोई ये जो भी तीसरे लोग हैं, ये जो योजनाओं का ये जो बखान कर रहे हैं कि हम ये भी फ्री में दे देंगे, वो भी फ्री में दे देंगे। कोई बोलता है 2 रुपए किलो गोबर खरीद लेंगे, कोई कहता है 1500 रुपए दे देंगे, फिर एक कहता है 1000 रुपया दे देंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास है क्या? इस प्रदेश को 75,000 करोड़ के कर्ज तले तुमने पहले से दबा दिया। इस हिमाचल प्रदेश में एक नया जन्म लेने वाले बच्चे को भी तुमने कर्ज में डुबो दिया। तो अब इस हिमाचल प्रदेश को तुम फ्री की योजनाओं की घोषणा करके हिमाचल प्रदेश को कौन सी बर्बादी की राह पे ले जाना चाहते हो? हिमाचल प्रदेश की जनता जागरूक है, हिमाचल प्रदेश का युवा जागरूक है। वो समझता है कि आज इस हिमाचल प्रदेश को किस चीज की आवश्यकता है। ये जो फ्री 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 ये जो दिल्ली वालों ने जो ट्रेंड चलाया है फ्री फ्री फ्री, पंजाब में देख लीजिए उनका हाल क्या है। आज हर दूसरा बच्चा नशे से चिट्टे की मौत मर रहा है, हर तीसरे चौथे बंदे के ऊपर गोलियां चल जाती हैं। ना कानून व्यवस्था, ना स्वास्थ्य व्यवस्था। ये जो इन लोगों ने ये जो फ्री फ्री की आदत डाली है और ये भाजपा कांग्रेस वाले ये डुबकियां लगाने लग गए उनकी किश्ती में साथ साथ कि हम भी फ्री की योजना का 51 साल से हिमाचल प्रदेश में। इनको ज्ञात होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश आज किस परिस्थिति में। हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो कर्जा अभी 2500 करोड़ रुपए और कौन उतारेगा? आप तो उस कर्जे को उतारने की जगह आप तो फ्री की योजनाओं की आप घोषणाएं करते रहते हैं। किस आधार पे आप फ्री की घोषणाओं का घोषणाएं करते हैं? आप बताइए, आप लोगों को बताइए, आप जनता को बताइए, आप युवाओं को बताइए, किसानों को बताइए, कर्मचारियों को बताइए कि आप इस हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त कैसे करेंगे? आप कौन से रोजगार के नए संसाधन लेकर आएंगे? आप तो लोगों को इस हिमाचल प्रदेश को लाचार और अपाहिज बनाने की आप राह पर चल रहे हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आप लाचार और अपाहिज बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं। आप कहां इस हिमाचल प्रदेश का भला चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के समस्त निवासियों से और प्रदेशवासियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं 51 सालों से वही कॉपी पेस्ट, वही कॉपी पेस्ट, वही कॉपी पेस्ट, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। हिमाचल प्रदेश की लुटियां डुबाने के लिए आए, लुटिया डुबाने के लिए आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज तक जितने ये कागजों पर लिख के कोई गारंटियां दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अगर इनकी इतनी गारंटियां हैं, 51 सालों में क्यों नहीं खत्म हुई गारंटियां? हिमाचल प्रदेश में आज तक वो मुद्दे क्यों नहीं खत्म हुए जिनके ऊपर 51 सालों से चुनाव लड़ते आ रहे? आज तक क्यों इस हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा? हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी? जहां पर प्रदेश के किसी भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री को सीने में भी दर्द हो जाता है, सीधा भागता है दिल्ली, सीधा भागता है चंडीगढ़, सीधा भागता है किसी और स्टेट में। अगर ये लोग बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, तिलक जी आज जब बात कर रहे हैं तो आज करते हैं बात खुल के कि ये जो बात करते प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश का जो प्रदेश शिक्षा के स्तर में पहला स्थान पूरे के पूरे देश में है। मुख्यमंत्री साहब और भाजपा और कांग्रेस वालों, अगर तुमने शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा दिया, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूलों में? जिन सरकारी स्कूलों के तुम बखान करते रहते हो, पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, पढ़ाओ ना अपने बच्चों को उन स्कूलों में कि तुम शिक्षा का स्तर तुमने बढ़ा दिया, तब तुम्हें पता चलेगा। अपने जितने तुम्हारे विधायक है, करो उनके लिए एक नोटिफिकेशन कि भैया जितने हमारे विधायक हैं, जितने हमारे नेता हैं, जितने भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। फिर देखेंगे हम शिक्षा का स्तर, तब होगा दूध का दूध, पानी का पानी। दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। जब कोरोना आया था या जब तुम्हारे सीने में दर्द होता है, क्यों भागते हो दिल्ली? कहीं अपोलो हॉस्पिटल, कहीं कौन फोर्टिस हॉस्पिटल, कभी कोई उससे भी आगे का हॉस्पिटल देखते हो, कभी गंगाराम हॉस्पिटल, फिर क्यों भागते हो भाई? हिमाचल के हॉस्पिटल में के जो स्टाफ है उनके ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हिमाचल प्रदेश में जो हमारे डॉक्टर बैठे हैं, क्या उनकी योग्यता के ऊपर विश्वास नहीं है क्या कि तो वो तुमको बचा सकते हैं? फिर बात करते हो, फिर जनता का बेवकूफ बनाते हैं कि हमने ये विकास कर दिया। अरे दिखता है विकास तिलक जी, दिखता है विकास। जहाँ पर ये शिक्षा स्वास्थ्य की बातें करते हैं, एक प्रतिशत भाजपा ने नारा दिया है, हम रिवाज बदलेंगे। अरे तिलक जी, मेरे को हंसी आती है इनकी इस बात के ऊपर। रिवाज बदलेंगे, कोई कहता है रीति बदलेंगे, और कुछ तो कुछ और कहने आए। लेकिन मैं इनको बोलना चाहता हूँ, मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ तिलक जी कि ये जो चुनाव आने वाला है,
ये जो चुनाव आने वाला है 2022 का, ये जो चुनाव आने वाला है, ये स्वर्ण समाज वर्सेस भाजपा कांग्रेस से चुनाव होने वाला है। और सीधे शब्दों में सुन लो भाजपा कांग्रेस वालों कि तुम कहते हो कि हम हवा लेकर आएंगे, हम लहर लेकर आएंगे, हम रिवाज बदलने आएंगे, हम रीति बदलने आएंगे। मैं बोलता हूं तुमको अच्छे तरीके से इस चैनल के माध्यम से अगर तुम सुन रहे हैं भाजपा कांग्रेस के नेताओं, अच्छे से सुनना कि सुनामी लेकर आए हैं, सुनामी लेकर आए थे, सुनामी लेकर आए हैं, सुनामी लेकर आएंगे और तुम सबके ताज उड़ाकर हम लेकर जाएंगे। सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, स्वर्ण समाज आएगा, सुनामी लेकर आएगा, तुम सबके ताज बदलने आएगा। तुम बदलते रहो रीतियां रिवाज तो तुमने बदलने, लेकिन तुम्हारे ताज हम बदलेंगे, हम ताज बदलेंगे डंके की चोट पर। कहता आपकी पार्टी का मुख्य ऑफिस कहाँ पर है? सोलन में, आपके द्यों घाट में। आपने सोलन में अपना ऑफिस खोला, अभी तक आपका प्रत्याशी सोलन विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है काफी टाइम से, तो आप अपनी पार्टी के लिए प्रत्याशी तो ढूंढ लिया होगा सोलन। जल्दी करेंगे, कब तक घोषणा हो जाएगी? जल्दी करेंगे, आने दीजिए। अभी ये जो बैठे हैं 2-2 3 दिन, क्योंकि आपने अपना ऑफिस भी ऐसी जगह खोला है जहाँ की सीट ऑलरेडी रिजर्व है, तो लोगों को यही है कि जो आपकी पार्टी है सबसे पहले घोषणा अपने प्रत्याशी की सोलन से करती है, तो किसके नाम की घोषणा करेगी? इस बात को लेकर जो भी लोग जो भी होगा सुनना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी से प्रत्याशी कौन? जो भी होगा जल्दी करेंगे। अभी ये पहले भाजपा कांग्रेस वाले बैठे हैं, करने दीजिए इनको। हम तो नए हैं और जब हम नए हैं तो हम काम भी तो नया ही करेंगे, इनकी तरह पुराना काम नहीं करेंगे। नया काम। रोमी सिंह ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी, और आपके चैनल के माध्यम